रुखसत हुआ तो आँख मिला कर न गया, वो क्यों गया ये भी बता कर न गया। रहने दिया न उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिला कर न गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मर्गे तमन्ना। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मर्गे तमन्ना, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। जिंदगी का सख्त तरीन लम्हा भूख है, और सबसे बड़ी अजियत भूख को मिटाने का सामान ना होना है। वो भूख से बेहाल हो रही थी। जिस्म की तवानाई के बाइस चंद कदम चलना मुश्किल हो रहा था। साथ उस दिन का छोड़ कर गया तो पलट कर नहीं आया। उसने शायद नाज़नैन की जानिब से निगाहें फेर ली थी और उसकी ज़रूरियात को याद रखने का तकल्लुफ़ भी नहीं बरत रहा था। हर तरफ अंधेरा नज़र आना शुरू हुआ तो वो बिस्तर पे ही झुक गई। उसे रब के सामने झुकने का सलीका नहीं आता था। उसे रब से मांगने का तरीका नहीं सिखाया गया था। वो बंदों के सामने हाथ फैलाना जानती थी, रब के सामने सर झुकाना नहीं जानती थी। लेकिन रब को जानती थी। उसे ये मालूम था कि वो मांगने पे सब देता है। वो हिम्मत करते हुए बिस्तर से उतरी और फर्श पे दो जानों बैठकर सर जमीन से लगा लिया। उसे खाना चाहिए था और यही मांगना चाहती थी, लेकिन एक लफ्ज भी जुबान से नहीं निकला और आंसू तवातर से बहने लगे। वो सजदे में सर झुकाए रो रही थी। चंद लम्हों बाद कमरे में सिसकियां गूंज रही थी। लब खामोश, आंखों में आंसू और दिल अल्लाह की रहमानियत पे अश अश कर रहा था। वो कितना रहीम था कि एक ऐसी लड़की जिसने जिंदगी के 23 साल उसके अहकामात से रूगर्दाने की, उसके रहीम ने उस लड़की से भी सजदे का हक नहीं छीना। वो चारों शाने चित होकर उसके सामने गिरी तो उसने ठुकराया नहीं और ना ही दुनिया की तरह तमाशा बनाया। उस लम्हे नाज़नैन भूख के गम को भूल गई थी। उसे अपनी गुनाहों भरी जिंदगी याद आने लगी थी। उसकी निगाहों में लहबो लहाब की महफिलें घूमने लगी थी। तन्हाई के लम्हात ताज़ा होने जिन पे वो किसी गैर के करीब थी, और उसके बाद सजदे में सर नहीं झुकाया गया। उसका जिस्म कांपने लगा था। अपने वजूद की सारी हिम्मत मुजतमा करते हुए वो उठी और बिस्तर के आहनी पायदान से टेक लगाकर बैठ गई। आंसू अब भी रवां थे और लबों पे माफी की दरख्वास्त थी। कितने लम्हों बाद हवास बेदार हुए तो उसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। साथ का ख्याल आते ही उसने आंखें खोली, लेकिन सामने कोई अजनबी शहरा था। वो चौंक कर इर्द गिर्द देखने लगी। कमरा उसका ही था। उसे ख्याल आया तो वो नीचे फर्श पे बैठी थी, तो अब बिस्तर पे कैसे आ गई? कौन हो तुम? बोलने में अब भी मुश्किल हुई। मुझे लाली ने भेजा है, उसकी बहन हूँ। यहाँ आई तो तुम फर्श पे बेहोश पड़ी थी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। शुक्र है होश में आई। डॉक्टर को बुलाकर तुम्हें चेक करवा दिया है। इसके जवाब ने नाज़नैन को मुत्तमिन किया। लेकिन तुम अंदर कैसे आई? वो उलझी, क्योंकि दरवाजा उसने खुद बंद किया था। जब बहुत देर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हमने आदमी बुलवा कर दरवाजे का लॉक तुड़वाया। क्या लाली भी आया है? उसके हम कहने पे लाली का ख्याल आया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ आया है, लेकिन बाहर रोड पे खड़ा है। घर का राशन भी ला दिया है मैंने, सब किचन में रखा है, और तुम्हारे शोहर को भी फोन कर दिया है। लाली के घर में ना आने की वजह वो जानती थी, लेकिन उसकी सोच राशन पे अटक गई। राशन क्यों लाया? वो डॉक्टर ने कहा है तुम कई दिनों से भूखी हो। और क्यों क्यों भूखी? ये तो कोई बेवकूफ भी जान ले। वो तो लाली है,
تمہارے بنا کہے بھی جان لینے والا، اس کی لہجے میں چبھتا ہوا احساس تھا جس پہ چونک کر نازنین نے اسے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، بڑی بڑی آنکھیں چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ نازنین بہت حسن پرست تھی اور یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی متاثر کر گئی تھی۔ تم بہت پیاری ہو، نازنین نے بے ساختہ اس کی تعریف کی۔ ہاں میں جانتی ہوں، اس نے ایک ادا سے بال جھٹکے اور سوپ کا پیالہ اس کے سامنے کر دیا۔ اپنے سامنے رکھے سوپ کو دیکھ کر آنکھیں بھر آئی۔ کہاں کچھ گھنٹے پہلے وہ بھوک سے تڑپ رہی تھی اور اب اس کے سامنے مرعوب غذا موجود تھی۔ وہ اس لمحے جان رہی تھی کہ سب ذمہ داریاں کہاں سے ملی تھی، یہ اچانک سے مدد کیسے آئی تھی۔ یہ یقین حوصلہ افزا تھا کہ وہ بے یار و مددگار نہیں تھی۔ سعد علی چٹھا پہ دنیا ختم نہیں تھی، دنیا کا نظام کہیں اور سے چل رہا تھا۔ تاشفین کمرے میں مسلسل چکر لگا رہے تھے جبکہ زارا ساکت سی بیٹھی چند لمحات پہلے کے منظر کو سوچ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہاں ایسا ہونے والا تھا، وگرنہ وہ کبھی یہاں نہیں آتی اور اب ہاتھ میں پہنی انگوٹھی روحان سا کر رہی تھی۔ وہ کبھی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی دیکھتی اور کبھی کمرے میں چکر لگاتے تاشفین کو۔ زارا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ پچھلے چند منٹوں میں کئی بار یہ بات کہہ چکے تھے۔ آپ کو مجھے یہاں لانا نہیں چاہیے تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ کیوں وہ ایک بار کہنے پہ چلی آئی، اسے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں الجھ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے خود کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ ایک دوسرے کا ساتھ چاہنے کی خواہش اس لمحے شرمندگی تلے دھنستی جا رہی تھی۔ تاشفین اسے روکنے کے حربے سوچ رہے تھے اور وہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ اس کی سلامتی کے لیے فکر مند تھے اور وہ زندگی سے پہلے عزت کو اول سمجھتی تھی۔ زارا یہاں سے جانے کا فیصلہ سنانے ہی والی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور بی جان کمرے میں داخل ہوئی۔ زارا احترام میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دیوان پہ اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی جبکہ تاشفین ان کے اشارے پہ کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا تھا۔ بیٹا، میں سعد کے رویے پہ شرمندہ ہوں اور اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ ان کی بات پہ زارا بے چین ہوئی اور وہ فوراً سے ان کے ہاتھ تھامے اور سر انکار میں ہلاتے ہوئے انہیں ایسا کہنے سے باز رکھا۔ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، خدارا ایسی بات کر کے مجھے شرمندہ مت کیجیے۔ تاشفین اکثر تمہارے والد کی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن آج تمہیں دیکھ کر یقین بھی ہو گیا انہوں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے، اور یہ دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ وہ یقیناً بہت اچھے انسان تھے، تب ہی تو تم جیسی فرما بردار بیٹی نصیب ہوئی۔ ڈیڈ کے ذکر پہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ زارا بیٹا، ہم نے تمہارے اور تاشفین کے درمیان جو رشتہ جوڑا ہے اسے زبردستی مت سمجھنا۔ تمہیں اپنے متعلق فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ ایسا ہم لوگ پہلے ہی سوچ چکے تھے۔ جب پہلی بار تم حویلی آئی تو تاشفین کی ماں کو تب ہی پسند آ گئی تھی۔ اگر چھوٹی بہو کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو ہم یہ نیک کام پہلے کر لیتے۔ تم صرف تاشفین کی نہیں، ہم سب کی پسند ہو، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں اس حویلی میں تمہیں اپنے لیے پیار، محبت اور عزت کی کبھی کمی نظر نہیں آئے گی۔ وہ اس کے خدشات سمجھ رہی تھی۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ ان کی باتیں بہت سارے خدشات کو ختم کر رہی تھی، لیکن اس رشتے کے متعلق کوئی بھی جواب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا، تمہیں تاشفین پسند ہے نا؟ وہ اس کی الجھن سمجھ چکی تھی۔ زارا نے چند لمحے تاشفین کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں کئی رنگ آباد تھے۔ وہ حقیقت سے انکار نہیں کر سکی اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی، اسے اپنا کمرہ امتحان میں بیٹھے طالب علم جیسا محسوس ہوا جسے سب سوالوں کے جواب آتے تھے، لیکن پھر بھی انجانا سا خوف تھا۔ اس کا سوال کا جواب اس نے تاشفین کی جانب دیکھے بغیر دیا۔ اس قدر جلدی کا اظہار کا سوچا بھی نہیں تھا، اور اب یوں سب جذبات عیاں ہو رہے تھے۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ جب سب راستے سیدھے ہیں تو چلتے ہوئے ڈر کیسا؟ میں اور حضور چاہتے ہیں کہ منگنی کی رسم کرنے کی بجائے تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ جب حور کی طبیعت سنبھلتی ہے تو باقاعدہ تقریب کر لیں گے۔ امتحان کا نتیجہ سنا دیا گیا تھا۔ وہ دونوں حیران سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔
ताशफीन को इस अजलत की उम्मीद नहीं थी और ज़ारा सोच रही थी, ज़रा भी अंदाज़ा होता कि सवालों का जवाब देने के बाद ये नतीजा निकलेगा तो वो कभी इम्तिहान गाह में बैठती ही नहीं। बीजान इतनी जल्दी क्यों मचा रही हैं? वो ज़ारा से ज़्यादा बौखलाए हुए थे। क्यों? क्या तुम्हारा 50 का हिस्सा अबूर करने का इरादा है? पहले कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, अब आ गई है तो एक नया मसला। तुम दोनों तैयारी कर लो, इस जुमे को निकाह है। वो दो टोक फैसला सुनाती उठी और ज़ारा के सर पे प्यार देने के बाद कमरे से निकल गई थी। कमरे में वो दोनों रह गए थे। खामोशी में कोई पुरइसरार सी धुन सुनाई देने लगी तो दोनों निगाहें चुरा गए। ज़ारा की लरजती पलकें ताशफीन को देखने रहने पर मजबूर कर रही थी। गुर्बत में हक की आमेज़श होने लगी थी, लेकिन वो अपनी हदूद से वाकिफ थे। दिल की मुंहजोरी को डपटते हुए कमरे से निकल गई। रात की खामोशी में दरवाजे की दस्तक नहायत वाज़िया थी। सर्दियों की आमद होने की वजह से तारीकी पुरइसरार थी। इज्जत अपनी किताबें खोली बैठी थी, इसलिए वो खुद ही उठकर दरवाजे तक आई। उन्हें कुछ हद तक अंदाजा था कि आने वाला कौन होगा, और दरवाज़ा खोलने के बाद जो चेहरा नजर आया वो अंदाजे की तस्दीक कर रहा था। वो शाम होने के बाद से मैमूना की आमद की मुंतजिर थी, लेकिन इंतज़ार घंटों पे मोहित हो गया था। आ जाओ, उन्होंने आगे बढ़ते हुए मैमूना को अंदर आने की दावत दी। इन दोनों में तकल्लुफ की दीवार कभी हायल नहीं हुई थी। उनके दरमियान मौजूद दोस्ती बहनों जैसी थी। वो बिना कहे एक दूसरे के एहसासात समझती थी। लेकिन आज मैमूना जिस मकसद से आई थी उसका ख्याल रशीदा के लहजे में तकल्लुफ पैदा कर रहा था। आज उनकी आमद इज्जत के लिए, रिश्ते के लिए थी, इसलिए वो कुछ ज्यादा हसास हो रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इज्जत की फिक्र से यूं आज़ाद हो जाएंगी। हाजिम की पसंदीदगी के बावजूद वो वहमो गुमान में नहीं था कि एक नया रिश्ता बन सकता है, लेकिन उस लम्हे वो दोनों इसी हवाले से एक दूसरे के सामने खड़ी थी। वो इस भरी दुनिया में मैमूना से ज्यादा इज्जत के लिए कभी भरोसा नहीं कर सकती थी। एक वो थी जो उनकी बेटी को उनके जैसा ही महबूब रखती, और यही ख्याल इज्जत की पसंद को नजरअंदाज करने के लिए हावी हो रहा था। अंदर नहीं रशीदा। मैमूना के इनकार पे उनके कदम रुके। यही बाहर बैठ जाते हैं। उन्होंने कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाते हुए तो वो भी पीछे से चल दी। मौसम की खुनकी और मैमूना के लहजे की पुरइसरारियत उनके वजूद और दिल पे बायक वक्त असर अंदाज हो रहे थे। सीढ़ियों पे एक दूसरे के पहलू में बैठते हुए वो कितने ही लम्हे मैमूना के बोलने की मुंतजिर रही थी। मुझे खबर ही नहीं हुई कि कब बच्चे इतने बड़े हो गए कि मोहब्बत नामी लफ्ज समझने लगे। मैमूना के लहजे में खुशी मफकूद थी। उनका बेजरर लहजा किसी अनहोनी का इशारा था। मैं भी हाजिम की आंखें बहुत देर बाद पढ़ पाई थी। वो सोच रही थी मैमूना आएगी और झटपट सब तय हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्हें मैमूना का लहजा तफ्तीशी सा लगा। हालांकि तुम्हें पहले खबर हो जानी चाहिए थी। मैमूना के अंदाज में न जाने क्या बात थी कि वो चौंक कर दाएं पहलू की जानिब देखने लगी। अंधेरे के सबब चेहरे के तासुरात वाजिया नहीं थे, लेकिन अल्फाज खटक रहे थे। मेरा ताल्लुक तो ऐसे घराने से था जहाँ मोहब्बत का नाम लेना भी जुर्म था। माँ बाप ने जिसके साथ ब्याह दिया उसी से मोहब्बत कर ली, लेकिन तुम तो मोहब्बत, इश्क व आशिकी के सब घूरों से वाकिफ थी ना। लेने देने के सारे तरीके तुम्हें अजबर थे। तुम्हें हाजिम के बदलते रंग जान लेने चाहिए थे। वो बिना रुके बोल रही थी, लेकिन सालों दोस्त रहने वाली औरत का चेहरा देखना मुश्किल था। बोलती रहो मैमूना, आज रुकना नहीं, और यकीन करो मैं सब सुन रही हूँ। मैमूना का एक जुमला उन्हें समझाने को काफी था कि सूरत हाल का क्या रुख इख्तियार कर चुकी है। यहाँ माजी के सफ़े पलटे जा रहे थे, और ये जानना तो उनका हक था कि उनका किरदार किस खाने में रखा गया, उनकी कहानी को किस नज़र से पढ़ा गया। मैं हाजिम के बहुत मजबूर करने पे यहाँ आई हूँ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की रशीदा, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रहा। मैं उसकी निगाहों से सब ओझल रखना चाहती हूँ, और बिना बताए उसे रोकना मुश्किल होता जा रहा है। वो चंद लम्हे के लिए रुकी, शायद मुकाबिल का रद्द-ए-अमल जानने के लिए, लेकिन वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। तुम्हारा भरम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। उनके इस जुमले पे वो हंस दी। इस मजाक पे और क्या कर सकती थी।
میرا بھروسہ رکھنے کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ ان کے انداز میں کوئی طنز نہیں تھا، لیکن میمونہ کو جملہ سادہ نہیں لگا تھا۔ تم ہی بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے رشیدہ، اور میرا دل کسی صورت عزت کے لیے نہیں مان رہا۔ اس صورتحال میں سب سے بری طرح میں پھنسی ہوں۔ ایک طرف دوستی، دوسری طرف بیٹا۔ اسے روکنا بھی ہے اور کچھ بتانا بھی نہیں۔ وہ صرف خود کو مشکل میں دیکھ رہی تھی۔ ساتھ بیٹھے وجود پہ اترتی قیامت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اسے مزید سننے کو کیا رہ گیا تھا؟ اس نے آج کی ملاقات ختم کرنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ انکار تم کرو۔ ایک لمحہ سوچے بنا جواب آیا۔ مطلب وہ سب طے کر کے آئی تھی، انہیں قائل ہونا ہی نہیں، اور سب وضاحتیں بھی برسوں کے تعلق کے باعث ملنے والی رائت تھی۔ ٹھیک ہے، ان میں فوراً فیصلہ کرنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ ایک چھوٹی بات کو سوچتے دن گزر جاتے تھے، لیکن اس لمحے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ فیصلہ کرنے میں منٹ کی تاخیر نہیں ہوئی تھی۔ میمونہ شفیق سب کچھ اس قدر آرام سے ہو جانے کی توقع لے کر نہیں آئی تھی۔ تب ہی چند لمحے بے یقینی کے سپرد ہو گئے۔ وہ رشیدہ کی ناراضی کے لیے خود کو تیار کر کے آئی تھی، اس کا برا بھلا سننے اور ہر اعتراض کی وضاحت سوچ کر آئی تھی، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد یقین آنے لگا تو بے ساختہ سکون کی سانس خارج ہوئی۔ تم یقین کرو رشیدہ، عزت مجھے کنزا کی طرح پیاری ہے۔ یہ جرم کے بعد معافی مانگنے کا وقت تھا، زخم دینے کے بعد مرہم لگانے کا وقت تھا۔ نہیں میمونہ، عزت کنزا جیسی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ پہچان تو ماں سے ہوتی ہے۔ تربیت، اخلاق، مزاج سب ثانوی چیزیں ہیں۔ ان کے لہجے میں کوئی شکوہ، شکایت، غصہ، ناراضگی کچھ نہیں تھا۔ سادہ سا لہجہ احساس سے عاری تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے لمحے طویل ہوتے گئے تو میمونہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رشیدہ انہیں اسی طرح دروازے تک رخصت کرنے آئی جیسے پہلے کیا کرتی تھی۔ اگر کچھ مختلف تھا تو دل میں اٹھتا درد اور آنکھ میں اٹکا آنسو۔ دروازہ بند کرنے کے بعد کتنی ہی دیر سرد ہواؤں میں کھڑی رہی، لیکن کب تک کھڑی رہ سکتی تھی؟ آخر کار اندر آ گئی۔ خالہ چلی گئی؟ عزت نے حیرانی سے انہیں اکیلے آتے دیکھا۔ ایک تو ان کے اندر نہ آنے کی تشویش ہو رہی تھی، اور اب امی کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ ہاں، چلے ہی جانا ہوتا ہے، کوئی کب تک رک سکتا ہے؟ ان کا لہجہ معمولی لیکن انداز غیر معمولی تھا۔ کیا ہوا امی؟ وہ کتابیں بند کرتے ہوئے ان تک آئی۔ خالہ کی آمد کا مقصد جانتی تھی، اور اس کے بعد امی کی خاموشی کسی انہونی کا اشارہ تھا۔ کچھ نہیں، اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بستر کی جانب چلی آئی۔ عزت، تمہارے دوست کی جو رشتے دار بیمار ہیں ان کے ہاسپٹل کا پوچھ لو، کل تیمارداری کر کے آئیں گے۔ بات مکمل کرتے ہی کمبل منہ تک اوڑھ لیا، اور عزت کا منہ بے یقینی سے کھلا رہ گیا۔ وہ اس انہونی کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ایسا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ گاڑی کے شیشے سے نظر آتے بھاگتے دوڑتے مناظر دلکشی لیے ہوئے تھے۔ لہلہاتے کھیت، مٹی سے اٹے وسیع میدان، دھند میں لپٹے راستے میں سڑک کے ساتھ چلتی نہر، اور نہر کنارے لگے درخت، ہر منظر نگاہوں کو بھا رہا تھا۔ یہاں شہر جیسا ہجوم نہیں تھا، پیدل چلتے لوگ اور کبھی کبھار کوئی گاڑی گزرتی نظر آتی تھی۔ لامیا کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ اس کے بعد بے حد اصرار پہ زبیر احمد نے ڈرائیور کے ساتھ علی پور بھیج دیا تھا۔ ایک ضروری میٹنگ ہونے کی وجہ سے خود نہیں آ سکے تھے، لیکن اسے مکمل احتیاط کرنے کا کہا تھا۔ کسی بھی انجان سے بات کرنے اور گاڑی سے اترنے سے منع کیا تھا۔ وہ کسی ایسے علاقے میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے جہاں انہیں کوئی پہچانتا ہو۔ اسی باعث وہ یہاں اکیلی آئی تھی۔ تمہیں سفید حویلی کا پتہ ہے؟ اس نے زبیر انکل کی ہر ہدایت پسے پشت ڈالتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا۔ نہیں بی بی، میں پہلی بار آیا ہوں۔ جواب مایوس کن تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا تھا۔ چند لمحوں بعد گاڑی راستے سے ہٹ کر کھڑی کر دی۔ چند قدم کے فاصلے پہ پتھروں سے بنا قدیم پل تھا، جس کے نیچے سے نہر گزر رہی تھی۔ اس نے پہلو میں رکھا اسکارف گلے میں ڈالا، جس کے متعلق زبیر انکل نے سختی سے کہا تھا۔
और गाड़ी से उतरकर पुल की जानिब चल दी। सूरज की मध्यम शुआओं के बायस धुंध कम होने लगी थी। वो पुल के वस्त में खड़ी दोनों तरफ जाते रास्ते देख रही थी। उसी पल दूसरी वो दो मर्द अपनी जानिब आते दिखाई दिए। वो आगे बढ़कर उनकी तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप बता सकते हैं सफेद हवेली किस जानिब है? वालेकुम सलाम। हवेली तो कुछ दूर है, लेकिन उनका फार्म हाउस सामने है, उसके हुलिये का बगौर जायजा लेते हुए एक आदमी ने जवाब दिया। फार्म हाउस किस जानिब है? उसे करीब वाली जगह जाना आसान लगा। वो दरख्तों के झुंड में जो बड़ा सा गेट नजर आ रहा है, वो फार्म हाउस ही है। आदमी ने हाथ से एक जानिब इशारा किया और असलम खान दुरानी की हवेली। उसके सवाल पे दोनों ने अजीब निगाहों से देखा। उसी सड़क पे सीधा जाए तो सड़क के इख्तिताम पे हवेली आ जाएगी। तो उन्हें शुक्रिया कहते वो वापस गाड़ी की जानिब पलट आई। उसने ड्राइवर को असलम खान दुरानी की हवेली की जानिब जाने का कहा। वो नहीं जानती थी ये फैसला ठीक था या नहीं, लेकिन इतने करीब आकर अनजान रहना मुश्किल था। 10 मिनट लगे थे सड़क खत्म होने में और सामने ही बड़ी सी हवेली सर उठाए खड़ी थी। हवेली की साख दीवारें उसे अपनी जानिब बुला रही थी। वो इन दीवारों को छू कर पापा का लम्स महसूस करना चाहती थी, लेकिन फिल वक्त ये खतरा मोल नहीं ले सकती थी। अभी उससे ज्यादा जरूरी काम थे। चंद लम्हे टिकटिकी बांधे हवेली को देखते रहने के बाद वापसी की जानिब मुड़ गई। अब उसका रुख फार्म हाउस की जानिब था और न जाने क्यों उस जानिब जाते हुए उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि अपनायत की महक आ रही थी। फार्म हाउस पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। उसने गाड़ी से उतरकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और आहनी गेट को हाथ से बजाने लगी। वो इंतजार में खड़ी थी जब आहनी गेट पूरा खुलता हुआ नजर आया। वो एक पल को हैरान हुई, लेकिन जल्द हैरानी दूर हो गई जब सफेद पजारो गेट की जानिब आती दिखाई दी। वो फौरन उसे एक जानिब हुई, लेकिन शौक से चेहरा तमतमाने लगा। आखिरकार वो सफेद हवेली से वाबस्ता किसी शख्स को देखने वाली थी। गाड़ी जन से उसके पास से गुजरी तो सारा जोश ठंडा पड़ गया। उस इंसान ने लम्हे का तवक्को भी नहीं किया था। वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो कोई गार्ड था जो उसके रास्ते में हायल हुआ था। वो गार्ड की बात से बेनियाज उसके पीछे दिखाई देते मंजर देख रही थी। वसीओ अरीज खूबसूरत रकबा मालिक के ज़ौक़ की गवाही दे रहा था। नफासत से सजाया गया लॉन, किसी किस्म के फूल और घास के इत्ते से पीछे नजर आते घोड़े। वो बिना पलकें झपकाए देख रही थी कि गार्ड की आवाज पे चौंकी। मुझे यहाँ के मालिक से मिलना है। उसे खुद पे गुस्सा आया कि क्यों किसी का नाम नहीं पूछा, बस सफेद हवेली का नाम सुना और उसे काफी समझा। बीबी जाओ काम करो, ना जाने कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। गार्ड दरवाजा बंद करने लगा था। उसके लहजे से लामिया को शदीद आहानत का एहसास हुआ। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? ना जाने क्यों उसके अंदाज पे उसे गुस्सा आया। वो इस जगह पे रहने वालों से मुंसलिक थी, कोई कैसे उसे रोक सकता था? मेरी तरफ से जो भी हो, मैं तुम्हारी वजह से नौकरी नहीं गिनवा सकता। दरवाजा उसके मुंह पे मार दिया गया था। वो न जाने कितनी देर वहां खड़ी गम मनाती रहती कि रिंगटोन ने चौंका दिया। जुबैर अंकल की कॉल आ रही थी। उसने लंबा सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल किया और फोन कान से लगा लिया। कहाँ हो लामिया? उनके अंदाज में तशवीश थी। यही हूँ। उन्हें क्या बताती कि उनके बार हाँ मना करने के बावजूद कहाँ खड़ी हुई थी। अभी इस सब का सही वक्त नहीं आया लामिया। मैंने तुम्हें कितना समझा कर भेजा था कि तुमने फिर भी वही बेवकूफ़ी की। उनकी बात सुनकर वो ठंडा सांस भर के रह गई। यकीनन ड्राइवर से उनकी बात हो चुकी थी। मेरे पास वक्त नहीं है अंकल, मुझे चंद हफ्तों बाद वापस जाना है और इस कदर करीब आकर दूर रहना, अनजान बन जाना बहुत मुश्किल है। अपनी गलती के सबब लहजा धीमा था, लेकिन वो गलती नादुम नहीं थी। गाड़ी में बैठो लामिया। उनका हुक्म देता अंदाज उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन नापसंदीदगी के बावजूद वापस पलट आई। वहां खड़ा रहकर भी क्या कर सकती थी? यहाँ कौन उसके रास्ते में गुलाब लिए मुंतजिर था। ड्राइवर ने गाड़ी वापस मोड़ ली। उसका मन नहायत बोझल होने लगा था। वो सफेद हवेली वालों तक रसाई हासिल नहीं कर पा रही थी और अभी उसने खुद को इस दुनिया में लाने वाले लोगों की तलाश करनी थी, जिनका मालूम था उनसे सामना नहीं हो रहा था, तो जिनके मुतालिक कोई आगाही नहीं
नहीं थी, उन्हें कैसे ढूंढा जा सकता था? आंखों में आए नाकामी के रंग छुपाने को उसने आंखें मूंद कर सीट की पुश्त से टेक लगाई। वो अपनी सोचों में उलझी हुई थी जब गाड़ी रुकने का एहसास हुआ। इतनी जल्दी घर वापस नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए हैरान होकर सीधी हुई और सामने खड़ी जीप को देखा जो उनका रास्ता रोके हुए थी। लामिया नासमझी से स्क्रीन के पार देख रही थी। सिडनी यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के करीब खड़े अजलान का हुस्नो मलाल सबको उसे देखने पे मजबूर कर रहा था, लेकिन वो इर्द गिर्द से बेनियाज सतून से टेक लगाए खड़ा था, जैसे इस तरह खड़े रहना बहुत जरूरी हो। उसके सब दोस्त वहां से जा चुके थे, अलबत्ता बहुत सारे जूनियर्स को पहचानता था, लेकिन उस लम्हे वो सबको नजरअंदाज कर रहा था। सबकी आंखों से छलकते सवाल गैर फहम नहीं थे, लेकिन उसे यहाँ खड़े रहना था। वो सबीन का इंतजार कर रहा था। अजलान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सबीन लेक्चर लेकर क्लास से निकली तो सामने अजलान को खड़े पाया। वो फौरन उस तक आई, लेकिन उर्दू बोलने से गुरेज बरता। लामिया थी जो उसकी टूटी फूटी जुबान बर्दाश्त कर लेती थी और अजलान को इस कदर उलझन होती थी। मुझे तुमसे बात करनी है। कोई और वक्त होता तो सबीन हैरत से मर ही जाती, लेकिन उस वक्त उसके तासुरात ऐसे किसी शरारत की इजाजत नहीं दे रहे थे। सबीन ने इस बात में सर हिलाया और उसके साथ आने का इशारा करते आगे बढ़ गई। वो दोनों इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के कैफे में आ गए, निस्बतन खामोश जगह पे बैठ गए। सबीन ने कुछ उसके लिए ऑर्डर करना चाहा, लेकिन अजलान ने रोक दिया। हाँ, तो तुम क्या बात करना चाहते हो? वो मुकम्मल उसकी जानिब मुतवज्जा थी। लामिया कहाँ है सबीन? उसके लहजे की बेताबी उसकी हालत की गवाह थी। अजलान को सबीन कभी भी पसंद नहीं रही थी। उसका हर वक्त लामिया के साथ होना उसे गुस्सा दिलाता था। वो लामिया को सिर्फ खुद तक महदूद करना चाहता था और अब उस पे ऐसा वक्त था कि लामिया के लिए सबीन तक आना पड़ा था। तुम उसके कजन हो, तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए। सबीन का जवाब तवक्का के बरअक्स था। मुझे कुछ नहीं मालूम। वो मुझे बताकर नहीं गई, बल्कि मुझसे बात तक नहीं की। तुम उसके मुतालिक कुछ भी जानती हो सबीन तो मुझे बता दो, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज। उसका अंदाज रो देने वाला था। उसकी हालत देखकर सबीन के दिल को कुछ हुआ था। वो ऐसा बेहाल तो कभी नहीं रहा था। उसका हुलिया, लिबास, हर चीज हमेशा परफेक्ट रही थी। उसकी खूब रोई खुश वजी की एक दुनिया दीवानी थी, और अब ये हाल के लिबास पे सिलवटे, बाल बिखरे हुए, शेव भरी हुई और आंखें रत जुगों की गुमास थी। मैं कुछ नहीं जानती अजलान कि वो कहाँ गई है। बस जाने से पहले एक कॉल की थी, सेमेस्टर फ्रीज करवाने का बताया, और बस जब मैंने पूछा कहाँ जा रही हो तो कहने लगी तलाश करने जा रही हूँ। मैंने कहा किसकी? तो कहने लगी अपनी। मैंने पूछा तुम्हारा क्या खो गया? तो कहती कुछ पास रहा ही नहीं। अब तुम बता ही दो, इस सब में उसने ये कब बताया कि वो कहाँ जा रही है? सबीन उसकी आखिरी कॉल के बताने का इरादा भी नहीं रखती थी, लेकिन उसकी हालत बेचैनी और बेबसी ने लबों को खामोश नहीं रहने दी। सब तो बता दिया उसने। वो जान गया कि लामिया क्या तलाश करने गई है, लेकिन कहाँ गई है? इस सवाल का अब भी कोई जवाब नहीं था। तुम उदास मत हो, वो बहुत जल्द आ जाएगी। वो दिलासा देने के सिवा क्या कर सकती थी? मैं उदास नहीं, दुखी हूँ, और ये जानकर दुख मजीद भर गया है कि उसने मुझे इस कॉल के काबिल भी नहीं समझा जो उसने तुम्हें की। मैं सब कुछ से कुछ भी नहीं रहा, और ये सफर किस कदर तेज था मुझे खबर होने तक सब खत्म हो गया। दुख उसके चेहरे पे रकम था। सबीन बिना निगाहें झपकाए उसे देख रही थी। उसकी वजाहत को सबीन नाक पे नहीं रखती थी, मगर उसका बिखरा हुलिया आंखों के रास्ते दिल में उतर रहा था। वो लामिया के सामने बारहा कहती थी कि अजलान को देखकर रास्ता बदल लेना चाहिए, और अब उसके सामने बैठे वो उसके सब रास्ते सहल हो जाने की ख्वाहिश कर रही थी। वो न जाने कब तक खामोश खुद में खोया बैठा रहता कि मोबाइल कॉल पे चौंक गया। उसके चेहरे पे फैले उदासी के रंगों में मदगम सा पुरजोश सा नमूदार हुआ। उसके बदलते तासुरात देखकर सबीन पुरसुकून हुई। उसे वो बात जानने की चाह हुई जिसने उसकी उदासी को खत्म किया था।
पुलिस ने क्रिमिनल पकड़ लिया है। मेज से वॉलेट उठाते वो कैफे से बाहर की जानिब निकला। सबीन ने मोबाइल पे अगले लेक्चर का वक्त देखा जो 2 घंटे बाद था, तो वो भी बैग संभालती अजलान के पीछे भागी। उसे अपने साथ चलते देखकर अजलान कुछ नहीं बोला। पुलिस स्टेशन पहुंचने में उन्हें आधा घंटा लग गया था। अजलान पहली फुर्सत में उस इंसान से मिलना चाहता था, लेकिन अभी कुछ जरूरी कार्रवाई की जा रही थी। उसे इंतजार करने का कहा गया था। हस्पताल का सबसे बेहतरीन कमरा उनके पास था। हर सहूलत मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद अब्दुल वदूद बहुत ज्यादा थक गया था। उसने हवेली से किसी को आने का कह दिया था। नींद मुकम्मल ना होने की वजह से उसका मजाज बिगड़ा हुआ था। उसका दिल चाह रहा था साद चचा को फोन करे और यहाँ आकर अपनी बीवी को देखने का कहे। उनकी बेहिसी पर उसे रह रह कर गुस्सा आ रहा था। कोई इतना बेनियाज और सांगदिल कैसे हो सकता है? रात तशफीन के साथ जो हुआ उसकी भनक भी उसे पड़ चुकी थी। सो गुस्सा मजीद बढ़ गया था। साथ चचा पे आने वाला गुस्सा, रात की बेख्वाबी और थकन ने पहले ही मजाज पे अच्छा खासा असर डाला था कि किसी लड़की की फार्म हाउस आमद और गांव वालों से उनके मुतालिक पूछ गुछ ने जहन मजीद उलझा दिया था। वो जितना ध्यान हटाने की कोशिश करता उतनी नाकामी होती। उसकी सोच एक ही नुक्ते पे अटक गई थी कि वो लड़की कौन हो सकती थी, कौन उनके मुतालिक सरेआम पूछ सकता था। इतना तो साफ था कि वो कोई अनजान थी, लेकिन कौन? अपना ध्यान हटाने और खुद को पुरसकून करने के लिए वदूद कमरे से बाहर निकल आया। उसका रुख कैंटीन की जानिब था कि शनासा चेहरे की झलक दिखाई दी। स्याह बड़ी सी चादर अपने गिर्द लपेटे वो उसी जानिब आ रही थी। अब्दुल वदीद वहीं रुक गया और वो यहाँ क्यों आई थी ये उसे समझ आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। उसके करीब आने तक वो चेहरे पे मुस्कुराहट सजा चुका था। अम्मी, ये मेरे बॉस हैं, कल जो हमारे घर आए थे उनके बड़े भाई हैं। और सर, ये मेरी अम्मी हैं। इज्जत राहदारी के वस्त में खड़ी तारुफ करवा रही थी। अब्दुल वदूद ने वहीं खड़े इज्जत की वालिदा को सलाम किया, जो बड़ी सी चादर से अपना आधा मुंह ढांपे हुए थी, लेकिन उनका हाथ आगे बढ़ते देखकर फौरन से सर आगे किया। उनके हाथ में बड़ी अम्मी जैसी शफकत थी। बेटा, आपकी अजीज की बीमारी की खबर मिली थी, अब वो कैसी हैं? इलाज हो रहा है, कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है, इसलिए डॉक्टर बहुत पुरउम्मीद हैं। उन्हें तफसील बताता अपनी मायूयत में लिए कमरे की जानिब चला आया। कमरे में मरीज के बिस्तर के सामने दीवार के साथ सोफे रखे हुए थे। उसने उन्हें वहां बैठने को कहा। इज्जत का हाथ पकड़ा, गुलदस्ता बेड के साथ मौजूद मेज पे रखा और एक अचटती निगाह बेड पे 2 जानों वजूद पे डाली। चेहरा बेहद पीला पड़ गया था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत हसीन औरत थी। उसी लम्हे उसके जहन में आया कि वो इस खानदान के जितने भी लोगों से मिल चुकी थी, सबसे बेहद हसीन थे। उसके सामने खड़ा इंसान भी तो कम नहीं था, बस मजाज की सख्ती दूसरों को दूर रखती थी। ये ज्यादातर गनूदगी में रहती हैं, दिल पावर बिल्कुल छोड़ चुकी हैं। जब तक ये खुद हिम्मत नहीं करेंगी, कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हो सकता। इज्जत वापस आकर बैठ गई तो अब्दुल वदूद उन्हें तफसील बताने लगा। इज्जत के वापस आने के बाद से बिस्तर पे दराज वजूद का चेहरा वाज़ह नजर आने लगा था। रशीदा बेगम की निगाहें भटक भटक कर उस चेहरे पे जा रही थी। कुछ लम्हे बाद दिल में बेचैनी सी होने लगी थी। वो लड़का तफसील बताने के बाद कमरे से बाहर निकला तो उठकर बेड के करीब चली आई। कितनी ही देर बीमारी से जर्द पड़ जाने वाला चेहरा देखती रही और उसी लम्हे दिमाग में एक झमाका हुआ। बेयकीनी इस कदर थी कि कदम साकत हो गए। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जिस्म में हिलने की सकत नहीं रही थी। उसी लम्हे दरवाजा खुला, शायद वो लड़का वापस आ गया था। उन्होंने कुन आंखियों से दोबारा चेहरा देखा, जैसे चंद लम्हों में चेहरा बदल गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इज्जत, ये मेरे बड़े अब्बा हैं और ये मेरे बाबा जान हैं। तुमने ऑफिस में देखा होगा, कमरे में उनके अलावा भी कई लोग थे। ये एहसास होते ही उन्होंने चेहरा मुकम्मल ढांप लिया था। उनकी सलाम दुआ खत्म होते ही वो चंद कदम पीछे हुई और इज्जत के करीब होते हुए उसका हाथ थाम लिया। इज्जत शायद उनका तारुफ करवाने लगी थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने इजाजत लेते हुए कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। वहां से हटने से पहले आने वालों के चेहरे देखना नहीं भूली थी। वो इज्जत का हाथ थामे तेज रफ्तारी से चल रही थी। उसने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक लम्हे को रुकने के लिए आमादा नहीं थी। अस्पताल से निकलकर
महंगे दामों रक्षा करवाया और घर आकर ही सांस लिया। इज्जत ने बारहा उनकी घबराहट की वजह पूछी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली थी। अम्मी, क्या हुआ है? आपको ऐसे ऐसे क्यों भागी भागी चली आई हैं? चादर और उतार कर तय करते हुए उसने पूछा। तुम इन लोगों के साथ काम करती हो? उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। जी अम्मी, लेकिन हुआ क्या है? आप उन्हें जानती हैं? वो मखमसे का शिकार थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जानती इन लोगों को। फिर क्या बात है? वो बहुत अमीर लोग लग रहे थे। हमारी हैसियत तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इज्जत से क्या कहें। वो हैरानी से उन्हें देखने लगी। उन्होंने कभी अमीरी गरीबी जैसा फर्क नहीं सिखाया था, और यही वजह थी उसका एतमाद किसी भी शख्स के सामने डोलता नहीं था। और अब वो किसी की अमारत से खाइफ होकर भाग आई थी। तुम्हारा रिश्ता भी तो इसी खानदान से आया है ना? वो समझ नहीं पाई ये सवाल था या खुद कलामी। अम्मी, ये लोग चाहे अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन इंसान और इंसानी रवायात की कदर करते हैं। मेरे साथ आज तक किसी ने बुरा बर्ताव नहीं किया। आपने उस दिन मुजतबा की वालिदा देखी थी ना, किस कदर अपनाइयत से मिली थी। कल ताशफीन सर भी आए थे। आपको उनके अंदाज में कहीं से अमारत का रौब नजर आया? आप बिला वजह इस कदर परेशान हो रही हैं। उसने उन्हें मुत्तमिन करने की कोशिश की। तुम ठीक कह रही हो, मैं ही शायद बिला वजह घबरा गई थी। ना जाने वो कायल हुई या उसे मुत्तमिन कर रही थी। रात में खाला क्या कह कर गई हैं? आपने कुछ बताया ही नहीं। रात से उनकी खामोशी उसे तजस्सुस में मुब्तला कर रहा था। बताऊंगी, मुनासिब वक्त आने पे सब बताऊंगी। उनका लहजा खोया सा था। क्या आपने हाजिम भाई को इनकार कर दिया? यह सवाल सारी रात उसे सोने नहीं दे सका था। पता नहीं, शायद हाँ या शायद नहीं। अम्मी, अपनी जात का यूं पंडोलम की मानित डोलना तकलीफ दे रहा था। वो अपनी जात में यूं खोई हुई थी कि इज्जत का एहतजाज भी मुतवज्जा ना कर सका। कई लम्हे उनके बोलने का मुंतजिर रहकर वहां से हट गई। कमरा अदालत में समाअत इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। तैमूर चौहान के खिलाफ वाज़ेह सबूत होने के बाइस मजीद रिमांड हासिल कर लिया गया था, लेकिन असलम खान के खिलाफ मंशियात के कारोबार के अलावा किसी गैर कानूनी जुर्म के सबूत नहीं थे। वकील और पुलिस के बेहद इसरार पे भी रिमांड की इजाजत नहीं दी गई थी, बल्कि उम्मीद थी कि अगली समाअत पे मामूली सी सजा सुनाई जाएगी और जमानत के लिए भारी रकम देकर वो जेल से बाहर होगा। कमरा अदालत से निकलते हुए असलम खान दुरानी के चेहरे की चमक ही निराली थी, जैसे वो कोई मुल्क फतह कर आया हो। ताशफीन को देखती निगाहों में तंजो तहकीर के रंग नुमाया होने के साथ साथ वाज़ेह धमकी तहरीर थी। ताशफीन ने उसे मुकम्मल नजरअंदाज किया, लेकिन वो बतौर खास उस तक आया। छी 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 छी, वकील साहिब की इतनी मेहनत ला हासिल ठहरी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं समझा था शायद तुम में दम हो जो असलम खान दुरानी को कचहरी तक खींच लाए, मगर तुम तो ठुसे हुए पटाखे निकले। असलम खान के अल्फाज और मुस्कुराहट ताशफीन के जब्त का इम्तिहान ले रहे थे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अब भी तुम पुलिस की कैद में ही हो। मेरा तुमसे वादा है, मैं बहुत जल्द तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, पटाखा हूँ या बम। ये तब पता चलेगा जब तुम्हारे पर खच्चे उड़ जाएंगे। उसकी खुशी देखकर जो वक्ती मायूसी हुई थी, इस मुबाहिसे ने खत्म कर दी थी। तुम कुछ कर सकते तो अब तक कर चुके होते, यूं हवाई धमकी ना दे रहे होते। कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी आंखों के सामने बाइज्जत तरीके से रहा कर दिया जाऊंगा और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे, लेकिन इसके बाद तुम्हें सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। एक एक तकलीफ का गिन गिन कर हिसाब लूंगा। आंखों से चिंगारियां निकल रही थी, चेहरा गजब से सुर्ख होने लगा, लेकिन उनके सामने खड़े लड़के के तासुरात में जरा बराबर फर्क नहीं आया था। उनका बस नहीं चल रहा था, उसे नोच कर खा जाते, लेकिन मोबाइल पे कॉल आने के बाद उन्हें मुस्कुराती निगाहों से देखता फासला कायम कर गया था। वो आगे बढ़कर उसे मजीद बेनुक्त सुनाते, लेकिन हाथ पे लगी जंजीर खींची गई तो आगे बढ़ना पड़ा। कैसे हो नबील? तुम तो ऐसे रुखसत हुए कि पीछे की खबर ही नहीं ली। कई दिनों बाद नबील से बात हो रही थी। वो अपनी परेशानियों में इतने उलझे थे कि उसका ख्याल तक नहीं आया।
میں عدالت کے سامنے ہوٹل میں بیٹھا ہوں، ادھر ہی آ جاؤ۔ اس نے تاشفین کے کسی سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنی بات کہی اور کال کاٹ دی۔ تاشفین نے فرم کی جانب سے ساتھ آئے معاونین کو رخصت کیا اور خود جلدی سے ہوٹل کی جانب چلا گیا۔ نبیل کو ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں تھا اور اگلے چند منٹوں میں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ تم وہاں کیوں نہیں آئے؟ اس کی موجودگی کا مقصد سمجھ نہیں پائے تھے۔ اگر اسے عدالت میں نہیں آنا تھا تو یہاں کیوں تھا؟ کیونکہ میں ان کے چہرے پہ جیت کی خوشی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے بتائے بنا بھی جانتا ہوں کہ کارروائی کیا کر رہی ہوگی۔ وہ نہایت آزردگی دکھائی دے رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے اگلی بار ان کے چہرے پہ جرم کی شرمندگی ہوگی، جیت کی خوشی نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم اس انسان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ڈھونڈ پاؤ گے کیونکہ وہ خود کبھی سامنے آتا ہی نہیں۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی کبھی کہیں کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑتا ہے۔ ان کی گفتگو بحث میں ڈھال رہی تھی۔ تو کیا بہتر نہیں کہ تم سراغ ڈھونڈنے کی بجائے جو سامنے ہے اس پہ کام کرو؟ نبیل نے اسی بے لچک لہجے میں کہا اور فائل تاشفین کے سامنے رکھ دی۔ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ وہ کیا سوچ رہا تھا، کیا کرنا چاہ رہا تھا، انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے وہ اس کیس سے دور رہا، وہ سمجھے خونی رشتے کی کشش ہے، اور اب وہ دوبارہ سے فرنٹ فٹ پہ کھڑا ہونا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے فائل پکڑی اور دیکھنے لگے، لیکن پہلا صفحہ ہی انہیں حیران کرنے کو کافی تھا۔ انہوں نے عجلت میں ساری فائل دیکھ لی، لیکن اپنی حیرانی کو زبان دینے کے لیے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ یہ ہے اس انسان کی حقیقت۔ تمہیں یہ سب دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بھائی کو زہر دے کر مارا اور اس کی اولاد پہ کئی قاتلانہ حملے کروائے، اور آج بھی ان کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اپنی بہن پہ ایسا تشدد کیا کہ کوئی کسی جانور پہ بھی نہ کرے، اور اپنے بیٹے کو اپنے مظالم کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اپنی بیوہ بہو کو سالوں سے حویلی میں قید کر کے رکھا ہے، اپنے پوتے کو ہراساں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں اس کے ظلم کی کئی کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ سب تو اس انسان کو سزا دلوانے کے لیے کافی ہوگا نا؟ نبیل کی سرخ رنگ آنکھیں اس کے ضبط کی گواہ تھی۔ ان میں سے کوئی بھی ظلم آج کا نہیں ہے، یہ سب ہوئے سالوں گزر چکے ہیں، اور اگر ہم اسلم خان کو ان جرائم کے لیے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو مقتولین کے وارثین کو موجود ہونا چاہیے۔ ان کے بغیر ہم یہ کیس کرتے بھی ہیں تو سوائے چند سماعتیں بھرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ حقیقت پسند تھے اور اسی کے تناظر میں بات کر رہے تھے۔ تو پھر میں امی اور اپنے متعلق کیس درج کرواتا ہوں اور انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خلاف توقع وہ بات سمجھ گیا تھا۔ پہلے انہیں ڈھونڈو، اس کے بعد خود میدان میں اترو، تب ہی تمہاری کامیابی کے زیادہ امکان ہے۔ وہ تاشفین کی بات بخوبی سمجھ رہا تھا۔ تاشفین فائل پڑھنے میں مصروف تھا، لیکن اس کا دماغ آنے والے وقت کے لیے لاہ عمل بنا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اب اسے کسی سے ملنے کی ضرورت تھی۔ وہ موبائل میں زبیر احمد کا نمبر ڈھونڈنے لگا، لیکن ناکامی ہوئی اور اسی لمحے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ تمہارے پاس زبیر احمد کا نمبر ہوگا؟ نبیل کا سوال چند لمحوں میں ساری بات سمجھا گیا، اور انہیں خود پہ حیرانی ہوئی کہ اتنی بڑی بات خود ان کے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ عبدالودود کے پاس ہوگا، میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ ان کا زبیر احمد سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس افراتفری میں وہ اسے زارا حسین کے متعلق کچھ بتا ہی نہیں پائے تھے، اس لیے یہ موضوع کسی اچھے وقت کے لیے رکھ دیا۔ سوزے غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ وہ کریں بھی تو کن الفاظ میں تیرا شکوہ، جن کو تیری نگاہ لطف نے برباد کیا۔ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ اے مسو جان سے اس طرز تکلم کے نثار، پھر تو فرمائیے کیا آپ نے ارشاد کیا۔ اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد، اس کا غم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا۔ اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی، جھک کے میں نے یہ کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا۔ مجھ کو تو ہوش نہیں کہ تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا۔ کچھ نہیں اس کے سوا جوش حریفوں کا کلام، وصل نے شاد کیا، ہجر نے ناشاد کیا۔ بھائی
शाम हो गई है, कब तक ऐसे ही लेटे रहेंगे? वो जो कभी घर में टिक कर नहीं बैठते थे, आज सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकले थे। वो कई बार उन्हें देखने आई और मायूसी से वापस चली गई थी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हुआ था। उनके सरहाने रखे मोबाइल बंद था, जिसपे चलने वाला गीत सारे कमरे में उदासी भर रहा था। और फिर उनके चेहरे से कंबल हटाते हुए उन्हें उठने को कहने लगी। उनको उठाने के लिए हाथ थामा, तब ही एहसास हुआ कि उन्हें बहुत शदीद बुखार। भाई, आपको तो बुखार है। उसके तशवीश ज़दा लहजे पे उन्होंने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उसे देखा और धीमा सा मुस्कुरा दिए। उनके फैले होंठ किंजा के वजूद पे चड़के के मानिद लगे थे। अभी बेयकीनी है, इसलिए जिस्म एहतजाज कर रहा है। जब यकीन आने लगे तब बुखार भी उतर जाएगा। वो खुद को तकलीफ में देखकर मुत्तमिन थे कि किंजा को कम अज कम यही लगा था। वो जल्दी से नीचे गई और अम्मी को बुला लाई। वो उसकी कोई बात नहीं मान रहे थे। शायद अम्मी की मान जाते। उनके बुखार का सुनते ही अम्मी फौरन से ऊपर आई थी। मैं ये सोचकर मुत्तमिन थी कि कुछ वक्त अकेला रहेगा तो बहल जाएगा। मुझे क्या खबर थी कि ये ऊपर बुखार में फंक रहा है। ऐसी भी क्या बेहिसी की तबीयत इतनी खराब और किसी को बताना गवारा नहीं किया। माँ को अजियत देना चाहता है बस। बुखार की हिद्दत देखते हुए फौरन से कंबल उतारता कि जिस्म का दर्जा हरारत कम हो। आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बोलने की सकत नहीं थी, लेकिन उन्हें परेशान देखकर बोलना पड़ा। मैं देख रही हूँ कितने ठीक हो। ये उसका रोग लगाए यूं बीमार पड़ा है कि उन माँ बेटियों को खबर तक नहीं। वो इत्मीनान से सारा शहर घूम कर आई हैं। किंजा से हैरत से माँ को देखने लगी। उनके लहजे में इतनी करवाहट कब से उतर आई थी। अम्मी, ऐसा तो मत बोलिए, किंजा ने फौरन टोका। क्यों ना बोलूं, क्या हालत हो गई मेरे बच्चे की। उसके कहने पे मैं वहां गई, कितना इसरार किया, लेकिन रशीदा ने मेरी एक नहीं सुनी। इतने सालों के ताल्लुक का लिहाज तक नहीं किया और मुंह पे अंगारे दे मारे। उन्होंने इनकार की वजह क्या बताई। बेटे की नहीफ आवाज सुनकर उनका लहजा कुछ थमा, लेकिन ऐसा मौका दोबारा नहीं मिल सकता था। इस दौर में खलूस की कदर नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारे पास उस लड़के जैसा कुछ भी नहीं जो तुम्हारे मुकाबले में खड़ा है। उसके पास दौलत के अंबार हैं और तुम मोहब्बत का कशकोल उठाए सवाली बने फिरते हो। इस मोहल्ले में रहने वाली सारी उम्र गुर्बत की चक्की में पिसने वाली इस अमीर ज़ादे का इंतखाब करेगी, ना कि तुम्हारा। माँ के अल्फाज बहुत सख्त थे और उनकी बर्दाश्त से बहुत भारी भी। उन्होंने जलती आंखें जोर से मींच ली थी। अम्मी, इज्जत ऐसी नहीं है, किंजा फौरन बोली। इन दोनों का आपस में सालों का साथ था। वो चाह कर भी यकीन नहीं कर सकती थी। फिर खुद पूछाओ क्यों इनकार किया। वो सारी कश्तियां जलाकर समंदर में उतरी थी। जरा सी नरमी और ढील सारा खेल बिगाड़ सकती थी। उसका इनकार पहले रोज से वाज़ा है। वो हाज़म भाई के मुतल्लिक वैसे ही सोचती है जैसे कि मैं और ये हम सब जानते हैं। भाई के इजहार से पहले वो मुजतबा को पसंद करने लगी थी और उसके घर वाले भी पहले ही उसका हाथ मांग चुके थे। उसके इनकार की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन दौलत और अमारत नहीं। किंजा का लहजा पुर यकीन था। उसके लिए भाई की तकलीफ देखना आसान नहीं था, लेकिन उसका ज़मीर ये भी गवारा नहीं करता था कि खूनी रिश्तों के पीछे दोस्ती का गला घोंट दिया जाए। वो इज्जत के मुतल्लिक कुछ गलत नहीं सुन सकती थी। आप दोनों ये बहस बंद करें, मुझे कुछ देर के लिए सोना है। अम्मी की बातें सुनकर उनके दिल को ठेस पहुंची थी, लेकिन किंजा की उनका दिल भी ये मानने पे आमादा नहीं था कि इज्जत उन पे किसी दूसरे की सिर्फ दौलत की वजह से फोकियत देगी। उनके सालों का साथ इज्जत पे ऐसा शक करने की इजाजत नहीं दे रहा था। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए हाजिम। उन्हें दोबारा इसकी हालत का एहसास हुआ। मैं ठीक हूँ अम्मी, सुबह तक तबीयत मजीद बेहतर हो जाएगी। उस लम्हे तन्हा रहने का दिल चाह रहा था। अल्लाह करेगा सुबह तक ठीक हो जाओगे। तुम्हारी तबीयत जैसे ही संभले कहीं और घर देखना शुरू कर दो। मैंने बहुत सोचा तुम्हारी बातों के मुतालिक, तो मुझे तुम्हारी बात ठीक लगी। किसी अच्छी जगह रिहाइश होगी तो किंजा के अच्छे रिश्ते आएंगे। अफशीन भी ऐसे मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करेगी। वो जाते हुए भी बम फोड़ गई थी। किंजा ने शिकवा ना निगाहों से उन्हें देखा, लेकिन वो अपनी ही धुन में मगन थी। किंजा, इसे कहो आखिरी बार मुझसे मिल ले। वो जाने के लिए उठी तो उन्होंने उसे पुकारा। उसका दिल मुट्ठी में आया और कदम साखत हुए। आखिरी बार? वो सार इस बात में हिलाती बेजान कदमों से कमरे से बाहर निकल आई थी। इब्राहिम एक मीटिंग में थे जब अजलान की कॉल आई और उन्हें फौरन घर पहुंचने को कहा। उन्हें पहला ख्याल तैयबा का आया। शायद
कुछ ना हो गया हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो घर की बजाय किसी हॉस्पिटल पहुंचने का कहते। उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था कि चाहते हुए भी मीटिंग में बैठना उनके लिए दोबर हो गया। सारी जरूरी काम अधूरे छोड़ते हुए ऑफिस से निकल आए और जिस कदर मुमकिन हो सकता था उतनी जल्दी हैदर शाह के घर जाने की कोशिश की। वो जैसे ही उनकी स्ट्रीट में दाखिल हुए, वो घर के सामने बने फुटपाथ पे सर हाथों में गिराए बैठा नजर आया। अजलान, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? वो उसके करीब खड़े पूछ रहे थे। मैं लामिया को हमेशा से चाहा, हर नाराजगी, हर डांट और हर नफरत को भूलकर चाहता चला गया। उसका गुस्सा, उदासी सब सहा और हर बार मनाकर हंसाकर नई उम्मीद जिंदा कर बैठा। उस दिन जो हुआ मैं उसका कसूरवार नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह उसने सजा देने के लिए मुझे चुना। मैं इस बार उसे मनाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी तकलीफ मुझे दूर रहने भी नहीं देती। इसीलिए मैं गया और उसे यकीन दिलाया कि उसके मुजरिम को पकड़ूंगा। मैं उसके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं जानता हूँ अजलान, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उन्हें एक लम्हे को गुस्सा आया कि क्या इसलिए उन्हें यहाँ बुलाया गया था? वो इतनी जरूरी काम छोड़कर इसलिए तो भागे नहीं आए थे। लेकिन उसकी हालत कुछ सख्त कहने से बात रख रही थी। जब सब जानते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं, तो सब ने मुझे ही अजियत क्यों दी? अब की बार उसका लहजा चुभता हुआ था। इब्राहिम उसका ये अंदाज देखकर शुशद्दर रह गए। उसने उनके सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। और कहाँ ऐसे चलाना? वो बेयकीन से उसे देख रहे थे। हैदर शाह गाड़ी रुकने की आवाज आने के बाद पर्दा हटाकर देखने पे इब्राहिम को खड़े पाया तो बाहर निकल आए, लेकिन वहाँ हालात आम नहीं थे। आपने मुझसे छुपाकर उसे ना जाने कहाँ भेज दिया है। मैं कई दिनों से हर एक से पूछ चुका हूँ, हर जगह उसे तलाश कर चुका हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। उन्हें उसकी आवाज भराने का शुबा हुआ और देखने पे शुबा हकीकत में बदल गया। वो रो रहा था। वो जल्द वापस आ जाएगी अजलान। वो कोट का बटन खोलते हुए पाँव के बल वहीं उसके मुकाबिल बैठ गए। ये लड़का उन्हें बहुत महबूब था, एक अरसा लामिया से ज्यादा महबूब। हाँ, आ जाएगी, लेकिन उसका सामना नहीं कर सकूंगा। मुझे उसके सामने खड़ा होने के काबिल नहीं छोड़ा गया। आप उसे कहें वो वापस मत आए, वहीं रहे। ये लोग इसके काबिल नहीं हैं। वो मुझे कहती रही, फूफो इतनी जल्दी कैसे बदल गई? फूफो मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन मैं नहीं माना। मुझे अपनी मामा पे यकीन था। मुझे यकीन था वो लामिया से नफरत करती हैं, लेकिन मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मुझे कभी दुखी नहीं देख सकती। आपकी बहन ने सब तबाह कर दिया अंकल, मेरा दिल तबाह कर दिया। उसके आंसुओं में रवानी आ चुकी थी। सड़क पे बैठकर ज़ारो कतार रोता हुआ उन्हें कोई दीवाना लग रहा था। तुम्हारा दिमाग ठीक है अजलान? तुम अपनी माँ के मुतल्लिक किस तरीके से बात कर रहे हो? हैदर शाह गजबनाक होते हुए उसके करीब आए। ये लें, उसने एक फाइल उनके सामने कर दी। इसे पढ़े और फिर बताएं मुझे किस लहजे में बात करनी चाहिए। उसके अंदाज में जरा भर तब्दीली नहीं आई। क्या है इसमें? वो फाइल नहीं थाम सके क्योंकि कुछ गलत होने का इशारा उनका दिल दे रहा था। उस दिन फंक्शन में जो कुछ हुआ सब मामा ने करवाया था। वो चंद सानियों को रुका, लेकिन वहां मौजूद दोनों मर्दों में से कोई ये नहीं कह सका कि वो गलत कह रहा था। वो मुझे वैसे ही कह देती कि उन्हें लामिया से नफरत है, उसे मेरी खुशी के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन इस कदर ड्रामा नहीं करती, उसे इस कदर रुस्वा नहीं करती कि उसे सब छोड़कर जाना पड़ता। वो वापस पलट आएगी अंकल, लेकिन मैं क्या करूंगा? वो आंसू भरी आंखें उन पे गाड़े किसी बच्चे की मानित पूछ रहा था। वो बोल रहा था, सब कह रहा था, लेकिन वो तो बता भी नहीं पा रहे थे कि उनका दिल किस कदर छलनी हुआ था। किसी बच्चे को अपना नाम दे देना ही तो बहादुरी नहीं होती, उसकी जरूरियात पूरी करना ही तो जिम्मेदारी नहीं होती। उसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना अहम होता है, जिसमें वो हमेशा नाकाम रहे। दो औरतों से उन्होंने खुद रिश्ते बनाए, लेकिन एक रब के बनाए हुए रिश्ते में इस कदर खो गए कि खुद से बनाए रिश्तों की हिफाजत ना कर सके। वो फातिमा और लामिया दोनों के मुजरिम थे। चलो अजलान, मेरे घर चलो। उन्होंने आगे बढ़ते हुए उसे उठाया और फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते हुए गाड़ी में बैठाया। एक सरसरी सी नजर दरवाजे में पत्थराई आंखों से खड़ी तैबा हैदर पे डाली और बिना कुछ बोले वापस मुड़ गए। तुम्हें देखकर यकीन नहीं आता कि तुम नदीम खान दुरानी की बेटी हो, जो अपनी औलाद के लिए जहर का प्याला पी गए। और तुम्हें देखकर अब तो ये भी समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारी तरबियत मेरी माँ से कौन सी कमी रह गई थी, या शायद
پیار سے کھلائے گئے نوالوں پہ خون کا اثر بھاری نکلا۔ حیدر شاہ ایک تلخ نگاہ طیبہ حیدر پہ ڈالتے ہوئے اندر بڑھ گئے۔ وہ وہیں کھڑی سوچ رہی تھی پلان میں کہاں کمی رہ گئی جو ایسی ہضمیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک لڑکی کو اپنے گھر سے دور ہٹانے کی کوشش میں گھر کے سب افراد خود سے دور کر بیٹھی تھی۔ آج بہت عرصے بعد ایک بار پھر سے اکیلی زندگی کی رونقوں کا حصہ بنی تھی۔ پہلے کی طرح دل خوف کے حصار میں نہیں تھا، حالانکہ پچھلی بار کا تجربہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ سعد علی چٹھا کا چہرہ کئی دن ان کی نیندوں کو حرام کرتا رہا تھا۔ کچھ ہو جانے کا خوف جسم بے جان رکھتا، لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ دل سنبھلتا گیا۔ ان کی منزل ایک ریسٹورینٹ تھا۔ یہ جگہ گھر سے کافی دور تھی تو پہنچنے میں بہت وقت لگ گیا۔ حسب توقع انہیں بلانے والا پہلے سے براجمان تھا۔ بچی کیسی ہے؟ ان کے بیٹھتے ہی پہلا سوال ہمیشہ کی طرح بچی کے متعلق تھا۔ اچھی ہے، لیکن کھیلنے کو چاند مانگنے لگی ہے۔ تمہارے بس میں ہے تو دے دو۔ یہ جانتے ہوئے بھی چاند کا تعلق اسی خاندان سے ہے جس نے مجھے ڈسا۔ انہیں ہمیشہ اس کی طرفداری سے چڑ ہوتی ہے۔ وہ ماں ہو کر جو چیز سمجھتی تھی مقابل ہمیشہ اس کے مخالف جاتا۔ اسی میں سب کی بہتری ہے۔ کوئی اور زندگی میں آیا تو حقیقت کھل جانے کے وسوسے جان کر اسیب کی طرح چمٹے رہیں گے۔ یہاں کوئی خوف نہیں ہوگا اور شاید کھو جانے والوں کا سراغ بھی مل جائے۔ اس کا آخری جملہ دل پہ تازیانے کی صورت لگا تھا۔ سالوں کا دبا زخم پھر سے ہرا ہونے لگا تھا۔ پہلے ہمیشہ چھپ جانے کا کہتے رہے اور اب کھل کر سامنے آنے کا کہہ رہے ہو۔ وہ متعجب ہوئی۔ ہاں، کیونکہ اب ہی تو وقت پلٹا ہے، اب ہی تو حساب برابر ہوں گے۔ تمہارے گھر میں جو آتش فشاں ہے نا، وہ سب کی کھوکھلی عزتیں اڑا کے رکھ دے گا۔ وہ پر امید تھا۔ اسے بتاؤں یا نہیں؟ آہستہ آہستہ سب بتاتی جانا۔ ملاقاتیں ختم ہونے والی تھی۔ اس نے خاکی لفافہ آگے بڑھایا جس میں ہمیشہ کی طرح اتنی رقم ہوتی تھی کہ اگلے کئی ماہ سکون سے گزر سکتے تھے۔ میں نے حور العین کو دیکھا۔ نہ دیکھتی تو اچھا رہتا۔ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ خراب نیتوں کا علاج کب سے ہاسپٹل میں ہونے لگا؟ غصہ سالوں پہلے جیسا ہی تھا۔ اسے کینسر ہے اور زندگی کی طرف نہیں آنے کی کوشش کر رہی۔ اب کی بار مقابل خاموش تھا۔ میں نے اسے معاف کیا۔ تمہارا ظرف بہت بھرا ہے، تم بھی معاف کر دو۔ جانتی ہو نا، تمہارا حکم ٹالا نہیں جاتا۔ درخواست ہے، معاف کیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ وہ لالی تھا، نازنین کے حکم پہ جان دینے والا۔ معافی تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔